हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकांत शर्मा मेरे प्यारे सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इंडियन ज्योग्राफी में एक न्यू टॉपिक लेंगे और न्यू टॉपिक के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम चर्चा करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हम बात करेंगे ड्रेनेज सिस्टम एंड पैटर्न की। हम डिटेल से हम अध्ययन करेंगे। देखिएगा, ड्रेनेज सिस्टम एंड पैटर्न की बात अगर करें तो अपवाह तंत्र एवं प्रतिरूप के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा जो अपवाह तंत्र के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको हम क्लियर करेंगे। फिर नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा तो उसका जो पैटर्न है यानी कि जो प्रतिरूप है, मतलब नदियां कौन कौन से अपना प्रतिरूप बनाती है, ठीक है जी, उन सभी के बारे में हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, आज हम ये जो टॉपिक ले रहे हैं नदियों वाला रिवर सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये कम से कम हम बात करेंगे, कम से कम 7 से 8 वीडियो अपलोड होंगे और इसके अंदर हम माइनर से माइनर बातें हम स्टडी करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये जो टॉपिक है ये टॉपिक हर एग्जाम के अंदर आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। तो प्लीज आप मेरे साथ लगातार बने रहेगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, और इसके आप नोट्स भी बनाइएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक यानी कि अपवाह तंत्र और प्रतिरूप। सबसे पहले अगर बात करें फ्रेंड्स, अफवाह क्या होता है, फिर हम अफवाह का अर्थ समझते हुए हम अफवाह तंत्र की बात अपन करेंगे, फिर हम अफवाह प्रतिरूप की बात करेंगे। तो 3 बातें हम देखेंगे। एक तो अफवाह है, ठीक है, देखिएगा 3 सिस्टम पढ़ेंगे इसके अंदर। देखिए अफवाह क्या होता है, एक तो इसके बारे में इसका भी हम मीनिंग समझेंगे। फिर दूसरा है अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र क्या होता है इसके बारे में एक हम बात करेंगे। अफवाह पैटर्न यानी कि प्रतिरूप, ये प्रतिरूप क्या होता है। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। इन यानी कि 3 जो बेसिक ये बातें हैं, इन तीनों बेसिक बातों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका मीनिंग समझेंगे कि ये होता क्या है, अफवाह क्या होता है, अफवाह तंत्र क्या होता है और अफवाह प्रतिरूप क्या होता है। तो थोड़ा हम देखते हैं, स्टार्ट करते, थोड़ा ध्यान से आप सुनिएगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर अफवाह की हम बात करें तो देखिएगा, जल धाराओं तथा नदियों द्वारा जल के धरातलीय प्रवाह से होता है। यानी कि अफवाह क्या होता है, एक अगर शाब्दिक अर्थ में अगर देखें कि पानी का जो धरातल के ऊपर बहना, ठीक है, प्रवाहित तो होना, उसको हम क्या कहेंगे, अपवाह कहते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा कि जल धाराओं, अब जल धारा कोई भी हो सकती है, ठीक है, या नदी भी हो सकती है, छोटे छोटे नदी जो नाले होते हैं वो भी हो सकता है। ठीक है, तो उन जल धाराओं का नदियों द्वारा धरातल पर प्रवाहित होना क्या कहलाता है, अपवाह कहलाता है। ठीक है, आई बात समझ में आ गई फ्रेंड्स। एक बार इसको फिर से सुनिएगा कि जल धाराओं तथा नदियों द्वारा जल के धरातलीय प्रवाह से होता है। कहने का मतलब यह हुआ कि जो कोई सी भी जलधारा हो सकती है, चाहे नदियों की जलधारा हो सकती है या छोटे छोटे जो नदी नाले होते हैं वो हो से उनका धरातल के ऊपर प्रवाहित होना या बहना, ये क्या कहलाता है, अपवाह कहलाता है। तो मेरे हिसाब से अब आपको ये चीजें समझ में आ गई है। ठीक है फ्रेंड्स, हम माइनर से माइनर बातें करेंगे इसके अंदर। ठीक है, और देखना ये जो पैटर्न है यानी कि ड्रेनेज सिस्टम एंड जो पैटर्न है यानी कि जो नदियों का जो प्रतिरूप है उसका तो हम इतना बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे कि आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया। अब अपवाह तंत्र की हम बात करते हैं। देखिए अपवाह तंत्र क्या होता है, देखिएगा जो नदियों की जो उत्पत्ति होती है यानी कि जहां से नदियां निकलती है, उद्गम होता है, नदियों की उत्पत्ति एवं नदियों की उत्पत्ति के साथ साथ उनका जो विकास होता है, नदियों की उत्पत्ति और नदियों की उत्पत्ति के साथ साथ जो नदियों का जो विकास होता है उसको हम क्या कहेंगे, अपवाह तंत्र कहेंगे। आप देख लीजिएगा कि जो नदी जहां से जन्म लेती है और जहां जाके मुहाना बनाती है, यानी कि भारत में अधिकांश नदियां हैं जो पहाड़ों में जन्म लेती है, पहाड़ों से निकलती है और किसी सागर या महासागर में जाकर अपना मुहाना मतलब वहां जाकर गिरती है। तो उसके बीच में जितने भी कार्य करती है नदियां, जितने भी
अपना वर्क करती है, और उस वर्क से बनने वाले जो स्वरूप होते हैं उसको हम क्या कहेंगे, अपवाह तंत्र कहेंगे। तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। अगली बात अगर करें कि अपवाह प्रतिरूप क्या होता है, यानी कि जो ड्रेनन जो पैटर्न क्या होता है, ठीक है, यानी कि प्रतिरूप क्या होता है, यानी कि रूप बनना, यानी कि नदियां क्या क्या रूप बनाती है, ठीक है, उसकी हम बात करेंगे। देखिएगा, नदियों के ज्यामितीय जो स्वरूप होता है, यानी कि ज्यामितीय रूप, या यूं हम कह सकते हैं उसकी आकृति, यानी कि नदियों का ज्यामितीय रूप, या हम उसको हम बोलते हैं आकृति, ठीक है। जितनी आकृति बनाती है उस आकृति को हम क्या कहेंगे, प्रतिरूप कहेंगे, ठीक है। तो आई होप ये बातें आपको समझ में, यानी कि देखिएगा एक बार फिर से सुनिएगा, अपवाह क्या होता है, यानी कि जल धाराओं का धरातल के ऊपर प्रवाहित होना, यानी कि जल धाराओं का धरातल पर प्रवाहित, या हम कह सकते हैं बहना, बहना ये क्या कहलाता है, आपका अपवाह कहलाता है। अपवाह तंत्र क्या होता है कि जो नदियों की उत्पत्ति होती है, नदियों की उत्पत्ति एवं नदियों की उत्पत्ति के साथ साथ उसका विकास, यानी कि नदियों की उत्पत्ति एवं उत्पत्ति के साथ साथ नदियों का विकास भी क्या कहलाता है, आपका अपवाह तंत्र कहलाता है, ठीक है। अपवाहित प्रतिरूप कहता है, यानी कि ज्यामितीय रूप कह सकते हैं, या उसका हम आकृति कह सकते हैं, यानी कि नदियों का ज्यामितीय रूप, या उनकी आकृति, उनकी क्या कहलाता है, आकृति क्या कहलाती है, आपकी अपवाह प्रतिरूप कहलाता है। कि नदियों की ज्यामिति हो या उसकी आकृति हो, उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, अपवाह प्रतिरूप कहलाता है, यानी कि ड्रेनन पैटर्न कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ में आई, 3 बातें मैंने आपको बहुत ही डिटेल से मैंने बता दिया है, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपको समझ में आ गई है, ठीक है। देखते हैं आगे बात करते हैं। देखिएगा, आज हम सिर्फ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इन बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। फिर अगला जो हमारा जो टॉपिक रहेगा, हमारा जो ड्रेनन जो पैटर्न है, यानी कि प्रतिरूप है नदियों का, वो लेंगे। फिर हम नदियों को एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम हिमालय की नदियां हैं, और हिमालय की नदियों की साथ साथ जो गंगा नदी है, गंगा नदी की सहायक नदियों का टॉपिक लेंगे। फिर हम लेंगे ब्रह्मपुत्र नदी का टॉपिक। फिर लेंगे हम जो अरब सागर में गिरने वाली सिंधु नदी है, सिंधु नदी तंत्र की जो सहायक नदी, उसके हम लेंगे। और फिर हम प्रायद्वीप भारत की नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो कोई टेंशन लेने की वाली बात नहीं है डियर फ्रेंड्स, आप तो सिर्फ मेरे साथ लगातार बने रहिएगा, और मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाता रहूंगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक। देखिएगा, 3 बातें हमने बात की, अपवाह, अपवाह तंत्र, और आपने किया है अपवाह प्रतिरूप, यानी कि पैटर्न के बारे में किया है। अब देखते हैं कुछ बेसिक बातें और ले लेते हैं। देखिएगा, देखिए आपको पता है जो भारत है नदियों का देश है, यानी कि भारत एक नदियों का देश है, क्योंकि भारत में काफी नदियां बहती है। कहा जाता है कि भारत के अंदर लगभग 4000 से ज्यादा नदियां प्रवाहित होती है। तो कहने का मतलब हुआ कि भारत एक नदियों का देश है। इसके आर्थिक विकास में, यानी कि भारत के इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में नदियों की अहम भूमिका होती है। कहने का मतलब हुआ कि इसके आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है हमारी रिवर सिस्टम, यानी कि नदियां हमारे आर्थिक विकास में बहुत अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैसे निभाती है, आपको पता है कि नदियों के माध्यम से ही हम जो हमारी एग्रीकल्चर है, यानी कि जो हम कृषि कर सकते हैं, और एग्रीकल्चर के साथ साथ हम नदियों पर जो ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि जो नदियों के ऊपर हम बांध बनाते हैं। बांध से हम क्या करते हैं कि जो इंडस्ट्रीज एरिया है, इंडस्ट्रीज एरिया के अंदर हम जो पानी की सप्लाई हम करते हैं, ठीक है। हम विद्युत तैयार भी करते हैं, विद्युत का उत्पादन भी नदियों के माध्यम से करते हैं, ठीक है। काफी
बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाते हैं। तो काफी हमारी नदियां हैं, हमारे जो इकोनॉमिक सिस्टम है इंडिया का, उसमें अपनी अपनी इम्पोर्टेंस निभाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया कि भारत एक नदियों वाला देश है और इसके आर्थिक विकास के अंदर जो नदियां हैं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, अगली अगर हम बात करें तो आदिकाल में, यानी कि हम आदिकाल की अगर बात करें कि आदिकाल में नदियों के किनारे मानव सभ्यता का जन्म हुआ है। यानी कि आदिकाल में देखिएगा, आदिकाल में नदियों के किनारे आदिकाल में नदियों के किनारे मानव सभ्यता का क्या हुआ है, विकास हुआ है। ठीक है, तो मानव सभ्यता का विकास हुआ है। आपको पता है कि कौन कौन सी मानव सभ्यता का विकास हुआ है। ठीक है, जैसे जितने भी भारत में नहीं है, पूरे विश्व की अगर बात करें तो विश्व में जितनी भी सभ्यताएं हैं, ठीक है, वो सभ्यता नदियों के किनारे ही बसी है। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल की अगर बात करें तो देख लीजिएगा, विश्व की बात करें, देखिएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है। दूसरी अगर देखें कि जो मिस्र की सभ्यता, ठीक है, और अगर देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। फिर देखें तो जैसे कालीबंगा है हमारे राजस्थान में, कालीबंगा की सभ्यता, ठीक है। पीलीबंगा है, पीलीबंगा की सभ्यता, ठीक है। राखीगढ़ी है, हरियाणा के अंदर है राखीगढ़ी सभ्यता, ठीक है। रोपड़ सभ्यता, ठीक है। काफी सभ्यता है डियर फ्रेंड्स, इतनी सभ्यता है, सारी की सारी सभ्यता किसके किनारे बसी है, नदियों के। अब आपको भी पता है कि नदियों के किनारे बसने का रीजन क्या है, कि नदियों के किनारे कोई सभ्यता बसेगी ना तो उसकी जो पेयजल की जो व्यवस्था है पूरी हो जाएगी, क्योंकि पेयजल के पास में ही ये सभ्यता बसी है, जिससे जो एग्रीकल्चर भी बहुत आसान तरीके से हो जाती है और जो जीव जंतु है उनके लिए पानी की व्यवस्था पूरी हो जाती है। इसीलिए जो भी इतिहास के अंदर जो भी सभ्यताएं बसी है वो नदियों के किनारे ही बसी। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता देखें तो दजला फरात नदी के किनारे बसी, ठीक है। मिस्र की सभ्यता देखें तो नील नदी के किनारे बसी है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की देखें तो ये सिंधु नदी के किनारे बसी है। आप कालीबंगा पीलीबंगा देख लीजिएगा, ठीक है। ये घग्गर नदी के किनारे राखीगढ़ी रोपड़ी सभी नदियां क्या, सभी जो सभ्यताएं हैं ये नदियों के किनारे ही अपना डेवलप किया है, उनका विकास हुआ है। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आई है, ठीक है। एक बार फिर से देखिएगा, आदिकाल में नदियों के किनारे ही मानव सभ्यता क्या हुआ, जन्म हुआ है, और नदियां ही उनकी जीविकोपार्जन का क्या है, एक साधन रही है। यानी कि जीविका का जो सिस्टम है वो नदियों के माध्यम से उनका पूरा हुआ है, ठीक है। तो ये तो बात आपको समझ में। अब देखिएगा देखिए भारत में लगभग 4000 से अधिक छोटी और बड़ी नदियां हैं। कितनी है, 4000, यानी कि 4000 से अधिक छोटी और बड़ी नदियां हैं। यानी कि भारत में 4000 से अधिक अगर छोटी और बड़ी नदियों को मिलाएं तो समथिंग 4000 के लगभग नदियां भारत में प्रवाहित होती है, ठीक है। और उसमें 23 वृहद, यानी कि 23 तो इतनी बड़ी है, यानी बड़ी नदी है 23 तो, और 2000 लघु स्तरीय जो द्रोणी है उस 200 लघु स्तरीय द्रोणियों के अंदर विभाजित किया गया है, यानी कि उनको इतने भागों में डिवाइड किया गया है। अगर हम देखें कि जो भारत की नदियां हैं उनको अगर विभाजित करें, ठीक है, भारत की नदियों को अगर विभाजित करें तो देखिए उनको 2 भागों में डिवाइड किया है। अब 2 भाग कौन कौन से, उसको आप समझिएगा कि नदी तंत्र के विकास के आधार पर भारतीय नदियों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। नदी तंत्र के आधार पर देखिएगा, नदी तंत्र के विकास के आधार पर देखिएगा, नदी
तंत्र के विकास, नदी तंत्र विकास के आधार पर, नदी तंत्र के विकास के आधार पर भारतीय नदियों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, कितने भागों में डिवाइड किया जाता है? दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक बार फिर से देखिएगा, नदी तंत्र के विकास के आधार पर, यानी कि उसके डेवलप के आधार पर, उसके विकास के आधार पर जो भारतीय जो रिवर्स है, इंडियन रिवर्स है, उनको दो भागों में, यानी कि दो भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन से दो भाग है? एक तो हिमालय की नदी और एक प्रायद्वीपीय नदियां। ठीक है, कौन कौन सी है? एक तो है हिमालय की नदियां, ठीक है, दूसरी प्रायद्वीपीय नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां। ठीक है, तो ये हो गए आपके दो भाग, एक तो हिमालय की नदियां और एक प्रायद्वीपीय नदियां। देखिएगा, अगर हम भारत की जो हिमालय की नदियों की अगर बात करें तो आपको पता है, मैंने बताया था कि भारत में जो हिमालय पर्वतमाला है उसको हम चार भागों में डिवाइड किया है, यानी कि इसकी संरचना के आधार पर, इसकी क्लाइमेट के आधार पर, उसकी प्रकृति नेचर के आधार पर उसको चार भागों में डिवाइड किया, ट्रांस, मध्य, लघु और वृहद हिमालय। ठीक है, शिवालिक हिमालय। तो ये चार भाग उसके हैं। तो यहां से जो बहने वाली नदियां हैं, एक तो ये बहने वाली नदियां यानी कि हिमालय की नदियां, और एक हमारा जो प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप में भारत के अंदर भी नदियां बहती है, तो वो प्रायद्वीप की नदियां। ठीक है, लेकिन इस हिमालय की नदियों को भी हम तीन भागों में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कौन कौन से तीन भाग होंगे? एक तो इसको हम बात करेंगे, एक तो गंगा नदी तंत्र, देखिएगा गंगा नदी तंत्र। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, और एक हम तीसरा लेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, और इसकी जो सहायक नदी है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और इसको हमें प्रायद्वीप भारत की नदियों को भी दो भागों में, एक तो पूर्वी घाट की नदियां और पश्चिमी घाट की नदियां। तो वो तो डियर फ्रेंड्स आगे हम बात करेंगे। तो एक तो क्या है? पूर्वी घाट की नदियां, ठीक है, और एक आपका पश्चिमी घाट की नदियां, पश्चिमी घाट की नदियां। तो इसको हम दो भागों में डिवाइड करके हम स्टडी करेंगे। इससे क्या होता है कि थोड़ा पढ़ने में इजी लगेगा और अच्छा भी लगेगा। ठीक है, और पढ़ने में सहूलियत भी हमें मिलेगी। तो ऐसे हम इसको सभी को एक अलग डिवाइड करके हम इसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर लेता हूँ और हम कुछ टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं, आगे बात करते हैं। देखिए, तो नदियों को कितने भागों में? दो भागों में। उसके विकास के आधार पर भारतीय नदियों को दो भागों में डिवाइड किया है। दो भाग कौन कौन से हैं? एक तो हिमालय की नदियां और एक आपके प्रायद्वीप की नदियां। हिमालय की नदियों को भी हम तीन भागों में डिवाइड करेंगे, एक तो सिंधु नदी तंत्र, एक ब्रह्मपुत्र नदी और एक आपका गंगा नदी तंत्र। और प्रायद्वीप की भारत की भी नदियों को दो भागों में डिवाइड करके स्टडी करेंगे, एक तो पूर्वी घाट की नदियां और एक आपके पश्चिमी घाट की, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट की नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स ये बातें समझ में आ रही है? ठीक है, प्लीज आप देखिए, मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, तो आप प्लीज मेरा भी एक काम कीजिएगा कि अपना जो टीके स्टडी क्लासेज जो चैनल है, यानी कि जो टीके स्टडी क्लासेज चैनल है, देखिएगा टीके स्टडी क्लासेज, ये टीके स्टडी क्लासेज जो चैनल है, इस टीके स्टडी क्लासेज के जो चैनल के जो लिंक है, उस लिंक को अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने जो लाइब्रेरी ग्रुप हो या अपना कोई भी ऐसे एजुकेशन ग्रुप हो, वहां पर इसके लिंक को शेयर कीजिएगा। ठीक है, और शेयर करने के साथ साथ इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के पश्चात जो बेल आइकन आता है, उस बेल आइकन को आप प्रेस कीजिएगा, ताकि जो यहाँ से जो भी मैं नया वीडियो अपलोड हो उसका जो नोटिफिकेशन वो आपके पास तुरंत आ जाए। ठीक है, तो आगे बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स,
देखिएगा हम बात करते हैं आगे की बात। अब कुछ टर्मिनोलॉजी ले लेते हैं, कुछ ऐसे शब्द ले लेते हैं जो हमारे इस ड्रेनेज सिस्टम एंड पैटर्न से बिलोंग करते हैं। देखिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं प्रवाह रेखा, ठीक है, यानी कि जो ड्रेनेज लाइन की बात करते हैं, प्रवाह रेखा। देखिएगा देखते हैं प्रवाह रेखा क्या होती है। प्रवाह रेखा की अगर बात करें, यानी कहने मतलब है ड्रेनेज, देखिएगा ड्रेनेज लाइन, ठीक है, ड्रेनेज लाइन की अगर बात करें, ठीक है, प्रवाह रेखा क्या होती है, यानी कि ड्रेनेज लाइन क्या होती है, उसको हम देखते हैं। देखिएगा ठीक है, देखिएगा सबसे पहले हम ड्रेनेज लाइन की बात अगर करते हैं। देखिएगा यानी कि जो किसी नदी के रेखीय स्वरूप को, यानी कि किसी नदी के रेखीय स्वरूप को हम क्या कहते हैं, ड्रेनेज लाइन कहते हैं। यानी कि किसी नदी के रेखीय स्वरूप को क्या कहते हैं, ड्रेनेज लाइन कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ड्रेनेज लाइन कहते हैं, ड्रेनेज लाइन कहते हैं, या हम यूं कह सकते हैं प्रवाह रेखा कहते हैं। ठीक है, इसको हम देखिए लाइन, ठीक है, डियर फ्रेंड्स, ठीक है। देखिएगा अब एक बार फिर से देखिएगा, किसी नदी के रेखीय स्वरूप को हम क्या कहते हैं, ड्रेनेज लाइन, या हम प्रवाह रेखा कहते हैं। कैसे कहते हैं, जैसे मान लेते हैं कि कैसी कोई नदी है, ठीक है, जैसे ऐसी कोई नदी प्रवाहित हो रही है, फिर इसके बाद में दूसरी नदी प्रवाहित हो रही है ऐसे, ठीक है, फिर ये जाके यहाँ पे इसकी सहायक बन जाती है, फिर एक ऐसी नदी आ रही है, फिर एक ऐसी नदी आ रही है, फिर इसमें एक सहायक नदियां हैं, फिर इसकी कोई सहायक नदियां। तो डियर फ्रेंड्स ये क्या है, इसकी लाइन हो गई है, ठीक है। तो प्रवाह रेखा हो गई, एक रेखा के रूप में प्रवाहित होती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रवाह रेखा, या हम ड्रेनेज लाइन कहते हैं। ठीक है, तो ये बात होगी। दूसरी बात अगर करें कि अब देखिएगा प्रवाह संजाल, यानी कि जो ड्रेनेज नेटवर्क, देखिएगा प्रवाह संजाल क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। देखिएगा देखिए फ्रेंड्स, अगला टॉपिक क्या है, हम उसका टर्मिनोलॉजी देखेंगे। प्रवाह संजाल क्या होता है देखते हैं। प्रवाह संजाल, देखिएगा प्रवाह संजाल, ठीक है, इसको बोलते हैं नेटवर्क, ठीक है, ड्रेनेज नेटवर्क की बात करते हैं। यानी कि प्रवाह संजाल क्या होता है, या हम ड्रेनेज नेटवर्क की अगर बात करें तो देखिए होता क्या है, इसको देखिएगा, जो कई प्रवाह रेखाओं के जाल को, या हम कह सकते हैं कई प्रवाह रेखाओं के योग को हम क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, प्रवाह संजाल कहते हैं। तो इसको ऐसे लिखिएगा, कई प्रवाह रेखाओं के योग को, देखिएगा कई प्रवाह रेखाओं के योग को क्या कहते हैं, ड्रेनेज नेटवर्क कहते हैं। कैसे, देखिएगा देखिएगा कैसे है, जैसे मान लेते हैं ये कोई नदी है, ठीक है, आप ये कोई नदी है, ये अपने उद्गम से मुहाने की तरफ जा रही है, फिर इसके बाद में कोई नदी है आके इसकी सहायक नदी हो गई है, ठीक है, ऐसे कोई उत्तर से इसकी सहायक नदी हुई, इसकी भी सहायक, यानी इस नदी की भी कोई सहायक नदी है, ठीक है, इसकी भी कोई सहायक नदी है, इसकी भी कोई सहायक नदी, और आगे जाके कोई नदी मिल गई, और जाके नदी मिली। तो ये डियर फ्रेंड्स, ये क्या हो, एक नेटवर्क बन गया,
ठीक है। तो ऐसे नेटवर्क यानी कि मैंने बताया कि जो प्रवाह रेखा है, एक ही प्रवाह रेखा है, इस प्रवाह रेखा में और नदी आके इसकी साइड नदी आके मिलती है, तो एक नेटवर्क, एक जाल सा आपको दिखाई दे रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रवाह संजाल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रवाह संजाल कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये बातें आपको समझ में आ रही है। ठीक है, अब देखते हैं आगे की अगर बात करें, इसके अंदर एक और बात कर लेते हैं, देखिएगा। अब देखते हैं जो कहने का मतलब है, यानी कि अपवाह तंत्र होता क्या है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। एक होता है, देखिएगा, निश्चित वाहिकाओं, यानी कि वाहिकाओं यानी कि चैनल, यानी कि निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रही जल प्रवाह को हम अपवाह कहते हैं। साथ ही इन अफवाहों के जाल को हम क्या कहते हैं, अफवाह तंत्र कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब मैंने अभी बताया था कि अपवाह, अपवाह क्या होता है, यानी कि जो नदियां क्या करती है, धरातल पे बहती, उसको अफवाह कहते हैं। और अफवाह तंत्र, अपवाह तंत्र क्या होता है कि जो बहती है और जो उनका जो जाल बनता है, एक नेटवर्क बनता है, उसको हम अफवाह तंत्र कहते हैं, जो मैंने शुरुआत के अंदर ये बातें आपको बता दी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको कैसा लग रहा है, उम्मीद करता हूँ अच्छा ही लग रहा होगा। हम आगे और बात कर लेते हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए थोड़ी देर के अंदर, 5 सेकंड के अंदर। ओके, देखिएगा, आगे बात करते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूं। ओके, देखिएगा इसमें और क्या क्या बातें हैं उसको हम देख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा देखिएगा अगली बात अगर करें, देखिएगा जो नदियां हैं, नदियों का जो बहाव से जो अफवाह होता है और अफवाह तंत्र है, वो किस पर डिपेंड करता है। ठीक है, नदियां तेज गति से बह रही तो वो किस पर डिपेंड करता है, धीमी गति से बह रही तो वो किस पर डिपेंड करता है। देखिएगा, नदियों की जो अवस्था होती है वो 3 अवस्था होती है, एक युवावस्था, एक प्रौढ़ावस्था और एक वृद्धावस्था। देखिए 3 अवस्था होती है, एक तो आपकी युवावस्था होती है, एक होती है प्रौढ़ावस्था, ठीक है, एक होती है वृद्धावस्था। ठीक है, ये 3 अवस्था होती है। इन तीनों अवस्थाओं के अंदर अलग अलग उसकी विशेषता। देखिएगा, युवावस्था होती है, तो युवावस्था में नदियां बहुत तेज गति से चलती है, जहां से उसका उद्गम होता है पहाड़ों से बहुत तेज गति से चलती है, तो पहाड़ों को काटती है, छाटती है, उसको पहाड़ों को अपने साथ बहा कर ले जाती है। फिर नदियां प्रौढ़ अवस्था में, जब नदियां क्या करती है, मैदानों में आती है, तो मैदानों में आने के बाद में क्या होता है, इसकी जो गति होती है वो धीमी हो जाती है। फिर धीमी हो जाने के बाद में क्या होता है कि फिर ये वृद्धावस्था में जाती है। वृद्धावस्था में क्या होता है, एक सर्पिले आकार में बहती है। फिर सर्पिले आकार में बहने का मतलब हो गया कि जो नदियों के अंदर जो बोझ होता है, उस बोझ को बाहर डाल देती है, बाहर उलेट देती है, यानी कि डेल्टाओं का निर्माण कर देती है, क्योंकि ये बाहर निकालने से उसकी क्षमता नहीं होती इन बोझ को साथ ले जाने की। तो उनको बोझ को साथ न ले जाने पर ये क्या करती है, उसके अवसाद होते हैं, उसको अवसादों को बाहर डाल देती है। ठीक है, तो फिर ये अपना डेल्टा बनाती है, फिर मुहाने तक जाती है, यानी कि किसी सागर और महासागर में जाकर बन जाती है। तो हम डियर फ्रेंड्स, ये जो 3 अवस्था है उसको हम आगे हम बात करेंगे। फिर इसके बाद में हम देखेंगे कि 3 अवस्था में किस किस का निर्माण करते। देखिएगा, आप देख लीजिएगा, जो आपका जो युवा अवस्था आती है, तो युवा अवस्था में तो नदियां क्या बनती है, गार्ज का निर्माण करती है, यानी कि किसका, गार्ज का निर्माण करती है। ठीक है, गार्ज का निर्माण कब होता है, जब ऊर्ध्वाधर जो अपर्दन करती है उसके बाद में, उससे आधार होता है। फिर क्या होता है कि फिर प्रौढ़ावस्था में फिर केनियन का निर्माण करती है, क्या, केनियन का निर्माण करती है। और फिर वृद्धावस्था में क्या होते हैं, यानी कि डेल्टा का निर्माण करते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये तो हम बात करेंगे आगे। कहने का मतलब है वी आकार की घाटी है, ठीक है, गार्ज का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। अगर देखें तो जैसे जो ऊर्ध्वाधर जो अपर्दन होता है वो क्या है, युवा अवस्था में होता है। और क्षैतिज अपर्दन होता है, क्षैतिज अपर्दन भी होता है, अपर्दन होता है, वो क्या है, केनियन बनाती है। क्षैतिज से वो कब प्रौढ़ अवस्था में आती है तब बनाती है। तो ये हम आगे हम बात करेंगे। तो देखिएगा, ये तो हम इसका जो अवस्थाओं की हमने बात कर ली, तो अवस्था हम अगले टॉपिक में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर और कुछ अगर बात करें तो जो नदियां होती है, यानी कि किसी क्षेत्र के अफवाह तंत्र, वहां की अगर जो अफवाह तंत्र होता है, किसी भी क्षेत्र के अफवाह तंत्र
तंत्र वहां की जो भूवैज्ञानिक समयावधि चट्टानों, भूवैज्ञानिक समयावधि चट्टानों, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भूवैज्ञानिक समयावधि चट्टानों के आधार पर ये बहती है। कैसे? भूवैज्ञानिक समयावधि चट्टानों के आधार पर उसकी चट्टानों की जो प्रकृति होती है, उसका नेचर होता है, या उसकी संरचना होती है, या हम यूं कैसे स्थलाकृति के आधार पर, उसके ढाल के आधार पर, बहने की मात्रा के आधार पर और बहाव की अवधि आदि के आधार पर नदियां क्या करती है, अफवाह तंत्र यानी कि बहना प्रारंभ करती है। यानी कि कैसा ढाल होगा, कैसी उसकी गति होगी, कैसे उस बहती है उस धरातल को, उसके धरातल की स्थलाकृति कैसे समतल है कि ढाल स्लोप ज्यादा है, तो उनके आधार पर ये अफवाह तंत्र बनता है। ठीक है, तो ये तो हमने बात आगे हम और कर लेते हैं। देखिएगा एक नदी तंत्र, अब उसको ध्यान से सुनेगा, हम जो द्रोणी, जो हम कहेंगे नदी द्रोणी क्या होती है, उसको हम देख लेते हैं कि एक नदी तंत्र या उसकी सहायक नदियों सहित, या एक नदी हो सकती है, जैसे आप मानते हो गंगा नदी है, और गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा, ठीक है, यानी कि एक नदी तंत्र या सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को, यानी जिस क्षेत्र में ये प्रवाहित होती है उस अपवाहित क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, अपवाह द्रोणी कहते हैं, यानी कि ड्रेन एंड बेसिन कहते हैं। तो देखिएगा अपवाह द्रोणी क्या होती है उसको देख लेते हैं। देखिएगा अपवाह द्रोणी, देखिएगा अपवाह द्रोणी, अपवाह द्रोणी, या उसको हम ड्रेन एंड ड्रेनिंग बेसिन, ठीक है, बेसिन यानी कि अपवाह द्रोणी या ड्रेनिंग बेसिन। ड्रेनिंग बेसिन क्या होता है, देखिएगा ये क्या होता है, यानी कि एक नदी या उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को, यानी कि एक नदी या उसकी सहायक नदियों द्वारा, यानी कि हम कह सकते हैं एक नदी या उसकी सहायक नदियां, ठीक है, एक नदी या उसकी सहायक नदियों द्वारा प्रवाहित क्षेत्र को, एक नदी के द्वारा प्रवाहित क्षेत्र को क्या कहते हैं, ड्रेनेज बेसिन कहते हैं, ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये बात आपको समझ में आ रही, तो ये बात आपको समझ में आई, यानी कि जो प्रवाहित जो क्षेत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं, अपवाह क्षेत्र, अपवाह द्रोणी कहते हैं, यानी कि ड्रेनेज बेसिन हम कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई है। ठीक है, अगली बात अगर हम करें तो एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली जो सीमा होती है उसको हम जल विभाजक कहते हैं, यानी कि एक द्रोणी यानी कि दो द्रोणियों को के जल को विभाजित करने वाली जो एक रेखा होती है, एक सीमा होती है, उसको हम क्या कहते हैं, जल विभाजक रेखा कहते हैं। जिसका हम अगर हम एक एग्जांपल देखें तो अरावली पर्वतमाला है। ये अरावली पर्वतमाला क्या करती है कि जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरने वाली नदियों को अलग करती है और अरब सागर में जाकर गिरने वाली नदियों को अलग करती है। जैसे हम देखें तो जो सिंधु नदी तंत्र है, सिंधु नदी की जो सहायक नदी है ये इस अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में प्रवाहित होती है, और जो गंगा नदी तंत्र की अगर बात करें तो गंगा नदी तंत्र ये अरावली पर्वतमाला के पूर्व में प्रवाहित और बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। और सिंधु नदी तंत्र या सिंधु नदी की सहायक नदी है वो कहाँ अपना मुहाना बनाती है, वो अरब सागर के अंदर मुहाना में। तो ये एक लाइन होगी, ठीक है, ये एक बेस लाइन है। तो इस लाइन के आधार पर जो नदियों की जल का विभाजन करती है तो ये कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, जल विभाजक रेखा कहलाती है। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही है। देखिए अगली बात करते हैं। देखिएगा जब बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में नदी द्रोणी यानी कि रिवर बेसिन
जबकि छोटी नदियों और नहरों द्वारा अपायित क्षेत्र को जल संभर कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा जल संभर क्या होता है और नदी द्रोणी क्या होता है, उसको हम देख लेते हैं। देखिएगा जल नदी द्रोणी, देखिएगा नदी द्रोणी क्या होती है, नदी द्रोणी और एक जल संभर। ठीक है, नदी द्रोणी और जल संभर क्या होता है। ठीक है, देखिए नदी द्रोणी होती क्या है कि नदियों द्वारा जल ग्रहण क्षेत्र को, नदियों के द्वारा जल ग्रहण क्षेत्र को क्या कहते हैं, नदी द्रोणी कहते हैं। और जल संभर क्या होता है कि छोटी नदियों और नहरों द्वारा प्रवाहित जो क्षेत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं कि जल संभर कहते हैं। ठीक है, और अतः इन द्रोणियों का आकार बड़ा होता है, यानी कि ये द्रोणी है इसका आकार बड़ा होता है, यानी कि नदी द्रोणी का तो आकार क्या होता है, आकार बड़ा होता है। ठीक है, और जल संभर का आकार कैसा होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है और जो जल संभर का आकार क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं और हम बात कर लेते हैं, कुछ बातें कर लेते हैं। देखिएगा जो नदी अपना जल किसी विशेष दिशा में जब बहाकर समुद्र तक ले जाती है, ठीक है, वो तो सबको ही पता है कि नदियां का जो उद्गम होता है पहाड़ों से होता है, पहाड़ों के बाद में ये फिर नदियां नीचे मैदानों में आती है, मैदानों में आने के बाद भी अपना मुहाना किस सागर या महासागर में अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, ये तो आपको पता है। लेकिन जो भारत में जो नदियां हैं, भारत में नदियों का जो अफवाह तंत्र है वो दो प्रकार का अफवाह तंत्र है। ठीक है, तो भारत में अफवाह तंत्र दो प्रकार के होते हैं। देखिएगा भारत में अफवाह तंत्र दो प्रकार का है। ठीक है, एक तो कैसा है, एक तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। ठीक है, दूसरा है अरब सागर में गिरने वाली नदियां। तो ये दो प्रकार अफवाह तंत्र हो गया। इसमें इस अफवाह तंत्र में कितने प्रतिशत नदियां गिरती है, यानी कि जो बंगाल की खाड़ी की अगर बात करें तो 77% नदियां इसमें आकर गिरती है और 23% नदियां हैं वो आपके किसमें आकर गिरती है, अरब सागर में। तो दो प्रकार का अफवाह तंत्र है। ठीक है, तो इस दो प्रकार के अफवाह तंत्र में बंगाल की खाड़ी में 77% नदियां आकर गिरती है और अरब सागर के अंदर देखें तो 23% नदियां आकर गिरती है। जिसके अगर हम अरब सागर की नदियों की अगर बात करें तो कौन कौन सी नदियां आके गिरती है अरब सागर में, एक तो सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियां। ठीक है, सहायक नदियों की अगर बात करें तो देखिएगा सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये आगे अरब सागर में। साथ ही अगर देखें तो यह आपका प्रायद्वीप का पठार है, प्रायद्वीप के पठार में जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट में जो नदियां आती है वो अभी इसमें अरब सागर में गिरती है। इसके साथ ही सिंधु नदी तंत्र के साथ एक तो नर्मदा नदी, एक ताप्ती नदी, ये भी अरब सागर में आके गिरती है। और जो पश्चिमी घाट से जो भी नदियां हैं जैसे जुआरी है, मांडवी है ना, पेरियार है, ये सारी नदियां अरब सागर में आके गिरती है। तो ये कितने प्रतिशत हो गया, 23% हो गया। अगर हम बंगाल की खाड़ी की अगर बात करें तो बंगाल की खाड़ी के अंदर जो कितना है 77% है और 77% देखिएगा। एक तो जो आपकी गंगा नदी तंत्र है, गंगा नदी की जितने भी जो सहायक नदियां हैं वो भी किसी में आके गिरती है, आपके अरब सागर बंगाल की खाड़ी भी। और आपका जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है उसकी सहायक नदी वो भी सारी की सारी आपकी किस में आके गिरती है, आपके बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है। तो ये हो गया 77%। तो फ्रेंड्स अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में अफवाह तंत्र कितना है, दो प्रकार का अफवाह तंत्र, एक बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरने वाली नदी और एक अरब सागर में गिरने वाली। लेकिन एक याद रखने वाली बात बहुत मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में अफवाह तंत्र कितना होता है, वो राजस्थान में 3 प्रकार का अफवाह तंत्र होता है। कौन कौन सा,
एक तो होता है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, एक होता है आपके अरब सागर में गिरने वाली, एक अंतः प्रवाह वाली नदियां होती है। अंतः प्रवाह वाली नदियां ये होती है कि किसी विशेष क्षेत्र से जब ये निकलती है तो कुछ दूरी पर प्रवाहित होने के बाद जो मिट्टी होती है, बालू मिट्टी में समा जाती है, उसमें समाप्त हो जाती है, विलीन हो जाती है, उसको हम अंतः प्रवाह वाली नदियां कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे राजस्थान के संदर्भ में। तो अगर आप इसके बारे में अगर बहुत ही डिटेल से आप पढ़ना चाहते हो तो फ्रेंड्स, नदी सिस्टम के बारे में राजस्थान की, तो नदियों वाला जो मैंने राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ा रखी है उसमें जाके आप प्लेलिस्ट में देखिए, यानी कि राजस्थान की प्रमुख नदियों के बारे में मैंने ये सारी की सारी तो राजस्थान से रिलेटेड जो भी रिवर्स हैं उनके बारे में सभी को बहुत ही डिटेल से पढ़ा रखा है। साथ ही जो अफवाह तंत्र, 3 प्रकार का अफवाह तंत्र है, उसको भी मैंने बहुत ही डिटेल से पढ़ा रखा है। ठीक है, तो वहां पे जाके विजिट कीजिएगा, वहां पे जाकर आप आराम से उस चीज को आप बिल्कुल अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको आज का हमारा जो टॉपिक है यानी कि ड्रेनेज सिस्टम एंड पैटर्न के बारे में मैंने बताया, यानी कि अफवाह तंत्र और प्रतिरूप के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, वैसे मैंने ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बताया, प्रतिरूप यानी कि जो पैटर्न है उसके बारे में कल से स्टार्ट करेंगे। तो आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं कि आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत ही बढ़िया लगा है, और आप इसके लगातार नोट्स भी बनाएंगे। तो आपकी जो प्रतिक्रिया है जरूर दीजिएगा। और मैं एक बात फिर से कहना चाहता हूँ, जो टीकी स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। शेयर सब्सक्राइब करने के पश्चात जो बेल आइकन आता है उस बेल आइकन को आप प्रेस कीजिएगा, ताकि जो यहाँ से मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका पैटर्न, उसका आपका जो नोटिफिकेशन है आपके पास तुरंत आ जाए। तो हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए मेरे को इजाजत दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।